आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बांग्लादेश के अंदर लाल मुनीर हाट के अंदर जो एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। वहां पर करीब करीब 12 फाइटर जेट्स के रखने के इरादे हैं बांग्लादेश के। मॉडर्न राडार सिस्टम जो चाइनीज होगा वो वहां पर लगाया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 का ये एयरबेस था जिसको अब मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टॉक्स फेल हो गई हैं पूरी की पूरी, और इस्तांबुल के अंदर चल रही थी। अब कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती है कि वहां पर क्या होगा, और दोनों के बीच में जो टसल्स हैं या किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज की जो पॉसिबिलिटीज हैं अब वो कम हो गई हैं। चलिए, अब जैसा भी है जो भी है आप। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज के इस प्रोग्राम के अंदर। आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बांग्लादेश के अंदर लाल मुनीर हाट के अंदर जो एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। वहां पर करीब करीब 12 फाइटर जेट्स के रखने के इरादे हैं बांग्लादेश के। मॉडर्न राडार सिस्टम जो चाइनीज होगा वो वहां पर लगाया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 का ये एयरबेस था जिसको अब मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टॉक्स फेल हो गई हैं पूरी की पूरी, और इस्तांबुल के अंदर चल रही थी। अब कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती है कि वहां पर क्या होगा, और दोनों के बीच में जो टसल्स हैं या किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज की जो पॉसिबिलिटीज हैं अब वो कम हो गई हैं। चलिए, अब जैसा भी है जो भी है आपके सामने है। माली के अंदर, अफ्रीका के अंदर 5 इंडियन वर्कर्स का वहां पर एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने किडनैप कर लिया है। और ये बहुत सैड थिंग है, बहुत दुख वाली बात है कि जो भी वर्कर्स वहां पे काम करने आते हैं किसी भी कंट्री से हों, वो दरअसल वहां पर अ, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उनको वहां पर किडनैप कर लिया गया है। पता नहीं अब उनकी डिमांड्स क्या हैं, लेकिन इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप के लोग हैं वहां पर, ये पता लगा है। इसके साथ ही एक खबर है कि पिछले साल 2024 के अंदर इंडियंस ने दुबई के अंदर करीब-करीब 10 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी। यानी कि टोटल प्रॉपर्टी जितनी बिकी है उसका अप्रॉक्सिमेटली 22%, यानी कि पांचवें हिस्से से ज्यादा प्रॉपर्टी सिर्फ इंडियंस ने खरीदी है। अ, इंडियन करेंसी में करीब 85,000 करोड़, मोटा मोटा 10 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है। कमाल है साहब। यानी कि भारत के अंदर तो पैसा शायद वो नहीं लगा रहे हैं इंडिया के जो रिच लोग हैं, लेकिन दुबई के अंदर 10 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज को खरीदना एक साल के अंदर एक पूरा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और दुबई इज द हॉटेस्ट मार्केट। मैं इसके ऊपर कुछ और भी बात करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रंप का विजिट नेक्स्ट ईयर भारत में हो सकता है। एश्योरेंस है आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन थोड़ा हिंदुस्तान से खफा है, मोदी जी से खफा है। बोल तो रहे हैं आएंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। तो आप सबका स्वागत बहुत बहुत इस प्रोग्राम के अंदर। आज सबसे पहले मैं दुबई की प्रॉपर्टी की ही बात करूंगा साहब, कि इंडियंस ने करीब करीब 10 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी वहां पे खरीदी है। द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द दुबई मार्केट आर इंडियंस। अब भारत में पैसा कौन से ग्रुप के पास है मैं आपको बताऊं। नेचुरली एक छोटे माइनर रूप में देखा जाए तो पैसा मुस्लिम्स के पास है, लेकिन एक बड़े रूप में देखा जाए तो पैसा हिंदुओं के पास है। कमाल की बात है, वहां पर 22% प्रॉपर्टीज हिंदुस्तानियों ने खरीदी, और उसमें ज्यादा करके हिंदू। आपको यकीन आएगा कि भारत में सनातन का राग गाने वाले, अखंड भारत की हिंदुत्व की बात करने वाले अपने आप को ज्यादा महफूज और सुखी एक इस्लामिक कंट्री में करते हैं। देखिए, ये बात मैं आपसे कहना चाहता था कि हिंदुस्तान के ज्यादा करके रिच लोग जो हिंदू हैं
वो अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने रहने का बंदोबस्त और अपना माइग्रेशन एक इस्लामिक नेशन में, और वहां पे अपने आप को महफूज समझते हैं, वहां पे अपने आप को सेफ समझते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं, फैक्ट्रियां वहां लगाते हैं, बिजनेस वहां पर करते हैं। है ना, है अजीब सी कहानी कि साहब, हिंदुस्तान में तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते नहीं हो, लेकिन दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी 85,000 करोड़, $10 बिलियन की प्रॉपर्टी सिर्फ एक साल में 2024 में आपने वहां खरीदी। अजीब सी कहानी है। मोदी वैसे तो बहुत सारे राग गाते रहते हैं हिंदुत्व के, ये वो, लेकिन जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं या जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन सबको गले लगाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान को गले लगाते हैं, वो इंडिया आते तो उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं। कतर के अमीर को मोदी जी गले लगाते हैं, और जब वो इंडिया में आते तो उनको लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। यूएई के अल नाहयान साहब, जो वहां के बादशाह हैं, जब वहां जाते हैं तो उनको गले लगाते हैं, और यहां आते तो उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं। यानी कि इनसे मोदी की बहुत मोहब्बत है साहब, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों से इनकी कोई मोहब्बत नहीं है, यहां उनसे नफरत है सारी की सारी। वही बात सो कॉल्ड जो हमारे हिंदू बिजनेसमैन हैं, जो रिच हिंदू हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिया में सेफ नहीं समझते, वो जाकर साहब एक इस्लामिक मुल्क के अंदर पैसा लगाते हैं। आप खुद सोचिएगा, ये किस किस्म की हिपोक्रेसी है साहब। हम तो मानते हैं कि दुबई हो, शारजा हो, अबू धाबी हो, ये बड़े पीसफुल जगह हैं, सारी की सारी प्रोग्रेसिव हैं, और हम ही नहीं, दुनिया के इवन बड़े बड़े जो क्रिश्चियंस, जो रिचेस्ट क्रिश्चियंस हैं, उनका भी घर दुबई के अंदर है। लेकिन साहब, हिंदुस्तानियों को, इन सनातन धर्म वालों को, इनको दुबई ज्यादा पसंद आता है साहब, अबू धाबी ज्यादा पसंद आता है, इन्हें अपना घर पसंद नहीं आता इन्वेस्टमेंट के लिए। और $10 बिलियन वहां पे लगा दिए। घर खरीदते हैं, उसको रेंट पे देते हैं, उसपे पैसा कमाते हैं। क्या बात है साहब, क्या बात है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। इस मुद्दे के ऊपर बात करना जरूरी था कि वी द हिंदू इंडियंस ट्रस्ट मोर एन इस्लामिक नेशन टू लिव। फिर कहते हैं वह रहने के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है, वहां एजुकेशन बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए दुबई यानी कि एक इस्लामिक मुल्क एक हिंदू कंट्री से ज्यादा बेहतर है हिंदुओं के लिए। आप खुद सोचिए कि कितने बड़ी हिपोक्रेसी हमें यहां पर देखने को मिलती है। अगली खबर पर आते हैं, और वो है लाल मुनीर हाट, जो कि चिकन स्नैक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भारत और बेसिकली बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। ये नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच का हिस्सा चिकन स्नैक है। ये करीब 65 किलोमीटर लंबा है ये, और नॉर्मल जो चौड़ाई है 20-21 किलोमीटर की, उस स्ट्रिप की, जहां से पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट होता है, इसलिए उसको चिकन स्नैक कहा जाता है। और एक जगह तो उसकी दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर हो जाती है, 17 किलोमीटर। वहीं पे लाल मुनीरहाट, जो कि चिकन स्नैक के साथ में हो है, वहां पर एक वर्ल्ड वॉर 2 का एयरबेस है। हालांकि बांग्लादेश में वर्ल्ड वॉर 2 के कई एयरबेस हैं, लेकिन चिकन स्नैक के पास ये जो लाल मुनीर हाट का जो एयरबेस है, ये बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है साहब, आजकल एकदम से सुपर प्रोमिनेंट हो गया है। यहां पर चाइनीज टीम भी आके गई है, जहां पर अभी रिसेंटली बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी होके गए हैं। वहां पर इस समय राडार सिस्टम, हैंगर्स, पार्किंग, सब कुछ तैयार किया जा रहा है। मॉडर्न चाइनीज राडार सिस्टम भी सेट किया जा रहा है, और वहां पर 12 फाइटर जेट को रखने के लिए पार्किंग बनाया जा रहा है। तो बड़े लेवल पर लाल मुनीर हाट का, जो कि चिकन स्नैक के बाजू में, यानी कि प्लेन वहां से उड़े तो शायद 1 या 2 मिनट के अंदर वो इंडिया के अंदर एंटर कर सकता है, 1 या 2 मिनट के अंदर। तो वहां के एयरबेस पे नए हैंगर्स, सारा का सारा जो रनवे है उसको पूरा मॉडर्न बनाया जा रहा है, नया जेट पार्किंग बनाया जा रहा है, नया रडार सिस्टम बनाया जा रहा है, नया वहां पर ऑफिस बनाया जा रहा है पूरा का पूरा एयरफोर्स का और बाकी एयरलाइंस के लिए भी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश अपना जो मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन है वो कर रहा है। और अभी यूनुस साहब ने और
आर्मी चीफ ने भी, जो वकार उस जमान है, उनका कहना था कि 2030 तक हम मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, नए हथियार ले रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट भी लेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। लाल मोनिरहाट एयरबेस का इस समय जो कायाकल्प हो रहा है, उसको रिनोवेशन किया जा रहा है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा एयरबेस है। कुल 9 एयरबेस हैं वहां पर और ज्यादा करके एयरबेसेस आजादी से पहले के हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के हैं। यहाँ पर फिलहाल 10-12 फाइटर जेट रखे जा सकते हैं और कुछ नए यहाँ पर लाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि रडार सिस्टम, वो सारे के सारे जो है वो चाइनीज होंगे वहां पर। और चाइना से 70% इस टाइम मिलिट्री के जो वेयर्स आ रहे हैं सारे, वो चाइना से परचेस किए जा रहे हैं, खास तौर से बांग्लादेश के द्वारा। वेल, इट्स देयर राइट, और हर कंट्री अपने आप को तैयार करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, और ये उनका फर्ज भी होता है, उनका मुझे राइट भी है। मुझे लगता है कि हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं साहब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चीजें अटक गई हैं। पहले दोहा के अंदर बातचीत हुई, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई। कामयाब तो बताया गया था, लेकिन वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। उसके बाद इस्तांबुल के अंदर 3 दौर की बातचीत हुई, अब तीनों दौर की बातचीत फ्लॉप हो गई है। शायद हेबतुल्ला अखुनजादा, जो कि सुप्रीमो है अफगानिस्तान के, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब इनकी टीम इस्तांबुल जा रही थी टर्की में। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खान सा न्यूज़ लॉन्चर।